discussing about the 10th standard science part 2, first chapter, heredity and evolution. Okay. Now, first of all, what is heredity? Let's focus on that. The topic, let's understand कि topic का मतलब क्या है, heredity का क्या मतलब है. Heredity का ये मतलब है कि आपके अंदर कोई तो कैरेक्टर्स है, जो कैरेक्टर्स आपके पेरेंट्स, फैमिली, ओके, फादर, ग्रैंडफादर, मदर, ग्रैंडमदर, इनके जरिए आपके बॉडी के अंदर है, और ये जो कैरेक्टर्स है वो जब आपके अंदर एक्सप्रेस होते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, हेरिडिटी. ओके, तो हेरिडिटी जो टॉपिक है वो हम इस पे ये डिस्कस करने वाले हैं कि एग्जैक्टली ये प्रोसेस कैसे होता है. किसी के बाल, सबके बाल काले होते हैं मोस्टली. आपके जो फ्रेंड्स होंगे उनके बाल काले होंगे, कुछ लोगों के बाल जो है थोड़े से अलग पैटर्न के हो सकते हैं, लेकिन वो काले बालों में भी जो बालों का जो पैटर्न होता है, टेक्सचर होता है, ब्लैकनेस होती है, वो भी अलग अलग टाइप की होती है. कुछ बच्चों के आई कलर अलग होते हैं, कुछ लोगों के स्किन पैटर्न अलग होता है, कोई ज्यादा फेयर है, कोई कम फेयर है. तो ये सारे जो रीजंस है, ये कैसे होता है, क्यों होता है, तो ये थोड़ा बहुत उस टॉपिक को लेकर के ये हेरिडिटी चैप्टर आपको दिया गया है, तो उसके बारे में हम लोग स्टार्ट करेंगे. लेकिन स्टार्ट करने से पहले 3 क्वेश्चन है जो आपके सिलेबस में चैप्टर में दिए हैं. पहले वो 3 क्वेश्चन जो है उनको हम लोग डिस्कस करते हैं और उसके बाद में फिर ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं. ओके ना, पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है आपके बुक में, विच कंपोनेंट ऑफ सेल्यूलर न्यूक्लियस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरीज हेरिडिटरी कैरेक्टर्स. ओके, मतलब आपका जो सेल है, सेल का जो न्यूक्लियस है उसमें कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट है जो ये कैरेक्टर कैरी करते हैं, हेरिडिटरी कैरेक्टर. ओके, तो जो सेल्यूलर न्यूक्लियस है, आपका जो सेल है, ये सेल है, ये सेल के अंदर न्यूक्लियस है. अब ये जो न्यूक्लियस होता है इसके अंदर बहुत सारे कंटेंट है. ओके, मोस्टली तो इसके अंदर फ्लूइड है, ओके, लिक्विड फ्लूइड है, जिसके अंदर अब न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स है पहले वो देखते हैं. अच्छा, आपको न्यूक्लियस के अंदर वही कंपोनेंट्स को इस समय पूछा गया है कि कौन से ऐसे कंपोनेंट है जो आपके हेरिडिटरी फैक्टर को लेकर के आते हैं, हेरिडिटरी कैरेक्टर को लाते हैं. हेरिडिटरी कैरेक्टर मतलब आपके वो बॉडी के कैरेक्टर जो एक्सप्रेस हो रहे हैं, जैसे कि बालों का पैटर्न, स्किन पैटर्न, ओके, कलर ऑफ आई, ऐसे जो भी बॉडीली फीचर्स है वो सारे फीचर्स जो है कैसे आते हैं, उनके लिए क्या रीजन है, क्या फैक्टर है जो रिस्पॉन्सिबल है, तो वो कहां पे, न्यूक्लियस में. तो पहला फैक्टर जो है वो क्या है आपका, क्रोमोसोम. ओके, तो ये पहला फैक्टर क्या है, क्रोमोसोम. ना, क्रोमोसोम के अंदर जो नेक्स्ट फैक्टर आता है वो फैक्टर है डीएनए, और डीएनए के बाद जो नेक्स्ट फैक्टर आता है वो क्या है, जीन. ओके ना, 3 फैक्टर है. क्या है, आपको ये हमेशा याद रखना है कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, डीएनए, और डीएनए के अंदर क्या होता है, जीन. But ये you don't have to imagine this thing as if it is some kind of shell in which the DNA is present and inside the DNA gene is. No, it is not like that. तो इसको समझने के लिए हम वापस से उल्टा शुरू करेंगे कि पहला ये समझते कि जीन क्या है, ओके, फिर उसके बाद हम जाएंगे डीएनए क्या है और फिर क्रोमोसोम क्या है. तो लेट्स फोकस फर्स्ट ऑन जीन. ओके, जीन का एक डेफिनेशन ये है, फंडामेंटल सेगमेंट और फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए इज जी. ओके, अब यहां पे देखो फंडामेंटल है और फंक्शनल है, आपको इस पे फोकस करना है. सबसे जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो उस पे फोकस करना, वो क्या है, फंक्शनल सेगमेंट.
ओके, फंक्शनल सेगमेंट का क्या मतलब होता है? फंक्शनल सेगमेंट का ये मतलब होता है कि कुछ तो काम करता है। ओके, इट हैज सर्टेन एक्टिविटी, इट परफॉर्म सर्टेन एक्शन, सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज फंक्शनल सेगमेंट। तो डीएनए जो है आपका वो काफी बड़ा होता है। डीएनए जो है उसके बारे में एक और कैरेक्टर है जो आपको याद रखना है, वो है कि डीएनए जो है वो डबल हेलिक्स है। ओके, तो हम पहले तो जीन्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा डीएनए के बारे में एक्सप्लेन करें, इसके बाद फिर वापस से डीएनए डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। ओके, तो ना पहले आप ये देख लो कि डीएनए जो है वो एग्जैक्टली कैसा होता है। डीएनए इज समव्हाट लाइक दिस। ओके, तो ये जो डीएनए है आपका, ये एक लैडर के पैटर्न में, जो सर्कुलर लैडर होता है, ओके, उसी के पैटर्न में है। एंड यू हैव टू इमेजिन दिस थिंग इज मूविंग इन अ 360 पैटर्न। अब ये जो डीएनए है ये काफी लंबा स्ट्रक्चर है, लेकिन ये जो डीएनए के कुछ पार्ट्स जो होते हैं, चलो ये देखो, आपको एक चीज और याद रखनी है, डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है। तो ये पहला स्ट्रैंड है और ये जो है वो दूसरा स्ट्रैंड है। ओके, तो ऐसे करके, लेकिन ये घूम करके ऐसे जो पैटर्न बनाता है, इस पैटर्न की जगह अगर हम इसको ऐसे लेते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन है, फॉर द ईज ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग, आपको समझने के लिए हम इसको इमेजिन करो कि ये जो डबल स्टैंडर्ड हेलिकल स्ट्रक्चर है, हेलिकल मतलब घुमावदार जो स्ट्रक्चर है वो कैसे है, सीधा है। तो आप इसको 1 मिनट के लिए फॉर द ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम इसको ऐसा मान के चलते हैं। तो अब इसके अंदर क्या होगा कि जो आपका डीएनए का स्ट्रैंड है, इस स्ट्रैंड के अंदर डीएनए के कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जिनके अंदर कुछ फंक्शन होता है। सपोज करो कि ये पार्ट है, इसका फंक्शन है, फिर थोड़ा नीचे आगे हम लोग, ये एक पार्ट है, इसका फंक्शन है। अब फंक्शन का क्या मतलब है वो देखते हैं। फंक्शन का ये मतलब है कि समझो कि डीएनए में ये वो हिस्सा है जो रिस्पॉन्सिबल है आपकी आई कलर के लिए। ओके, आई कलर, अब ज्यादातर करके जो हम इंडियंस है, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन हैज ब्लैक आई कलर। ओके, क्या है हमारा ब्लैक आई कलर। तो ये जो पर्टिकुलर सेगमेंट है डीएनए का, इस सेगमेंट के अंदर हमारे आई का जो कलर है उसके एक्सप्रेशन का जो इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे स्टोर्ड है। ओके, तो ये पूरा डीएनए यहाँ पे एक बॉडी के फीचर का इंफॉर्मेशन स्टोर है। तो ये क्या है, जीन है। ओके, अभी समझो ये दूसरा है, दूसरे का आप ले लो हेयर कलर। ये एक एग्जांपल दे रहे हो आपको, ऐसा एग्जैक्ट नहीं है। क्रोमोसोम आपके अंदर बहुत सारे और अलग अलग क्रोमोसोम पे अलग अलग जीन है, तो आपको बस ये समझिए, उसके बाद उस पे हम जाएंगे। तो आपको यहाँ पे ये समझना है कि ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, प्लीज रिमेंबर दिस। ओके, तो ये आपका डीएनए है, यहाँ पे एक पहला पार्ट है, उस पार्ट का एक फंक्शन है, क्या है उसके पास, ब्लैक आई कलर है। ओके, फिर ये दूसरा पार्ट है, इसके अंदर का उसका फंक्शन क्या है, हेयर कलर है। ओके, लाइकवाइज आप थर्ड का ले सकते हो, थर्ड के अंदर आप डाल सकते हो स्किन टेक्सचर, पैटर्न, या फिर कोई भी एक फीचर बॉडी का। ओके, बट नॉट हाइट। ओके, हाइट जो है वो भी उसी पे डिपेंडेंट है, बट हाइट के लिए जो जीन जवाबदार है वो ग्रुप ऑफ जीन्स होंगे, क्योंकि वो आपके बॉडी के अंदर अलग अलग तरह के कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जो सिंगली प्रेजेंट होते हैं, और वो सिंगल जो प्रेजेंट होता है वही पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जिनके नंबर की वजह से वो कैरेक्टर होता है, जैसे कि किसी की जो हाइट है वो ज्यादा होती है, किसी की मीडियम होती है, किसी की कम होती है। तो इसके पीछे रीजन क्या होता है कि आपके बॉडी के अंदर जो जीन्स है, हाइट के जो जीन्स है, वो ऐसे वाले जीन्स ज्यादा है, नंबर्स में ज्यादा है, न्यूमेरिकली ज्यादा है, जो कि ज्यादा हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो सपोज कि कोई पर्सन है जो टॉल है, तो उस टॉल पर्सन के अंदर एक से ज्यादा जीन्स होंगे जो टॉल कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। ओके, तो हमको यहाँ पे क्या समझा, पहले क्या समझना है, जीन। तो जीन क्या है, फंडामेंटल ऑफ फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए इज जीन। ओके, तो आपका ये डीएनए है, डीएनए के अंदर ये पर्टिकुलर पार्ट है, ये जो पर्टिकुलर पार्ट है डीएनए का एक पर्टिकुलर हिस्सा है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर है कि आपकी जो आंखें आई है उसका कलर क्या होगा, ब्लैक आई कलर होगा। ओके,
फिर दूसरा एक पर्टिकुलर हिस्सा है आपके डीएनए के अंदर, पार्ट है सेगमेंट ऑफ डीएनए, जिसके अंदर ये इंफॉर्मेशन स्टोर है कि आपके जो बाल हैं उनका कौन सा कलर होगा। फिर पर्टिकुलर रीजन है जहां पे ये है कि आपकी हाइट कैसी रहेगी। ओके, तो लेकिन ये जो बीच का दूसरा पार्ट है, जैसे देखो ये पार्ट है, ये पार्ट है, ये वाला पार्ट है, तो ये जो पार्ट है ना, इनका कोई फंक्शन नहीं है। तो ये जो पार्ट दो जीन्स के बीच में आते हैं जिनका ऐसा कुछ फंक्शन नहीं है, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, नॉन कोडिंग पार्ट और नॉन कोडिंग रीजन। ओके, तो नॉन कोडिंग रीजन और ऑब्वियसली जो कोड करता है जिसमें इंफॉर्मेशन, इसको हम क्या बोलेंगे, कोडिंग रीजन। तो कोडिंग रीजन हम ना बुला के इसको हम क्या बुलाते हैं, जीन बुलाते हैं। ओके, तो आपका जो डीएनए है उसमें बहुत सारे जीन होते हैं। ह्यूमन डीएनए के अंदर जो इंसान का टोटल जो डीएनए है, ओके, उसके अंदर टोटल नियर अबाउट 30,000 जीन्स होते हैं। ओके, नियर अबाउट देयर इज अ 30,000 genes present. Okay, but certain individual में exceptions हर जगह होता है, तो वैसे इसके अंदर भी exceptions है। तो ये approximate value, this is not the exact value. Okay, so we are now clear with the gene. So what is gene? Gene is a functional segment of DNA. Okay, उसको हम क्या बोलते हैं, जीन। अब जो आपके जो जीन है वही सारे कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यही वो जीन है जो आपके पेरेंट्स से आपके अंदर जाते हैं। कहां से जाते हैं, पेरेंट्स से आपके अंदर, पेरेंट्स टू यू। ओके, फिर ये आपके अंदर क्या होता है, एक्सप्रेस होता है, जीन एक्सप्रेशन इन यू। ओके, तो जब ये एक्सप्रेस होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, ओके। सो ये एक फैक्ट है। दूसरे पे हम जाते हैं, जीन हो गया। नेक्स्ट स्टेप हम बढ़ते हैं किधर पे, डीएनए के लिए। ओके, आपको दिए ये 3 क्वेश्चन एक्सप्लेन करने में ही आपके बहुत सारे जो डाउट्स है, चैप्टर के जो बेसिक्स है वो क्लियर हो जाएंगे। तो आपको ये फोकस करके रखना है कि क्या क्या ये 3 क्वेश्चन है और इनके एग्जैक्ट रीजंस क्या है। ओके, तो पहला हमारा हो चुका है एक्सप्लेनेशन पार्ट, किसका, जीन का। तो जीन पार्ट इज डन। नाउ सेकंड हम लोग इस पे जा रहे हैं डीएनए के ऊपर। ओके, तो लेट्स से अबाउट डीएनए। तो डीएनए जो है इसका फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सी। ओके, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब इसको थोड़ा सा हम लोग तोड़ते हैं, ओके, ब्रेक करते हैं कि ये वर्ड्स के मतलब क्या होते हैं। तो यहाँ पे दो वर्ड पे आपको फोकस करना है, एक तो डीऑक्सीराइबोज और दूसरा क्या है, न्यूक्लिक एसिड। ओके, तो पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं न्यूक्लिक एसिड से। अब न्यूक्लिक एसिड होता क्या एग्जैक्टली, ओके, लेट्स डिस्कस अबाउट दिस थिंग। अब ऐसा हुआ कि जो वर्ल्ड वॉर 2 था उस टाइम पे जो ज्यादातर करके जो अलाइड फोर्सेस थे, शायद आपने हिस्ट्री में पढ़ा रहेगा, अलाइड फोर्सेस मतलब जो ब्रिटिश वेस्टर्न कंट्रीज के जो मोस्टली फोर्सेस थे हु वर फाइटिंग अगेंस्ट नाजीज इन जर्मनी। तो ये लोग जो थे, इनके यहाँ पे क्या हुआ, ब्रिटिश जो एक फिजिशियन था उसने क्या किया कि उसने एक सोल्जर था, ओके, एन इंजर्ड सोल्जर, एक घायल जो सिपाही था उसका बैंडेज दिया। ओके, तो उसको हील करने में प्रोसेस में उसने उसका एक बैंडेज दिया जो ऑलरेडी उस पे अप्लाइड था। उस बैंडेज के ऊपर उसने हील करके उस पर्सन को भेजने के बाद उस बैंडेज को उसने ध्यान से देखा, तो उस बैंडेज के ऊपर है ना पस सेल था। तो ये आपका बैंडेज है, इस बैंडेज के ऊपर क्या है, पस सेल है। ओके, पस सेल आपको पता होगा कि अगर आपको इन्फेक्शन होता है, कुछ होता है, चोट लगती है तो हम उस पे बैंडेज लगाते हैं, तो देयर इज अ पस फॉर्मेशन। ओके, समटाइम तो वहां पे पस सेल था। अब ये जो फिजिशियन था उसने क्या किया कि आपने शायद प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़ा रहेगा, पीएच के बारे में पढ़ा रहेगा। तो पीएच जो होता है वो 2 होता है, एक होता है एसिडिक और दूसरा होता है बेसिक। और इसको बेसिक को और एक बोलते हैं ये लोग अल्कलाइन।
ओके, तो आपको यहाँ एसिड पे ही फोकस करना है क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या है, न्यूक्लिक एसिड है। ओके, तो अब ये जो हमारा पस सेल था उसके अंदर उस ब्रिटिश फिजिशियन ने क्या किया, इंडिकेटर का इस्तेमाल किया। अब जैसा कि आपने पहले भी पढ़ा होगा इंडिकेटर के बारे में, इंडिकेटर क्या होता है, इंडिकेटर एक तरह का केमिकल लिक्विड होता है जिसका इस्तेमाल हम करते हैं ये जानने के लिए कि जो सैंपल है या जो भी चीज है वो एसिडिक है या बेसिक है, तो उसका नेचर पता करने के लिए हम लोग इंडिकेटर यूज करते हैं। नॉर्मली एसिडिक इंडिकेटर होता है, बेसिक इंडिकेटर होता है, तो वो अपने अपने बताते हैं। एक होता है जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर, तो वो क्या होता है, वो अलग अलग जो मीडियम है वहां पे वो एसिडिक और बेसिक जो कैरेक्टर है उसको अच्छे से एक्सप्रेस करता है। अब एक्सप्रेशन कैसे होता है, अभी समझो कि आपने यूनिवर्सल इंडिकेटर डाला और जहां पे आप डाल रहे हो वो एसिडिक है या बेसिक है वो हमको पता नहीं है, लेकिन आपने जब उसको डाला तो डालने के बाद क्या होगा, कलर चेंज होगा। ओके, एसिड में अलग कलर होगा, सपोज यहाँ पे कलर ए हुआ और यहाँ पे कलर क्या हुआ, बी हो गया। ओके, तो दोनों के अंदर कलर चेंजेस होते हैं। अब आप वो देखिए कि कौन से फेज के अंदर कौन सा कलर चेंज होता है। अब ये क्या किया फिजिशियन ने, यहाँ पे यूनिवर्सल इंडिकेटर का इस्तेमाल किया पता करने के लिए कि ये जो अंदर है न्यूक्लियस के अंदर उसका एग्जैक्ट नेचर क्या है, एसिडिक है या बेसिक है। तो उसने क्या ऑब्जर्व किया डालने के बाद कि जो कलर चेंज हुआ था वो कलर चेंज कैसा हुआ था, एसिडिक कैरेक्टर के फेवर में हुआ था। तो ये कलर चेंज हुआ कहाँ पे, न्यूक्लियस के अंदर हुआ। ओके, और न्यूक्लियस के अंदर जो कलर चेंज हुआ वो क्या निकला, एसिडिक कलर निकला। तो उन्होंने क्या बोला कि न्यूक्लियस के अंदर कुछ तो है और वो जो भी चीज है न्यूक्लियस के अंदर उसका नाम उन्होंने क्या रख दिया, न्यूक्लिक एसिड। ओके, अब न्यूक्लिक एसिड जो है वो सिर्फ डीएनए नहीं होता है। ओके, न्यूक्लिक एसिड के दो टाइप होते हैं, तो एक है डीएनए और दूसरा है आरएनए। ओके, अब आरएनए के बारे में आपको जानना है तो कुछ करना नहीं है, इस यहाँ पे सिर्फ एक ही काम करना है, आपको डीऑक्सी हटा देना है। तो डीऑक्सी हटा दिया, बचा क्या, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो ये हो गया आपका आरएनए। ओके, अब डीऑक्सी का मतलब क्या होता है एग्जैक्टली, डी मतलब होता है रिमूवल। किसका रिमूवल, ऑक्सीजन का। ओके, तो ऑक्सीजन आप निकाल दो राइबोस में से, न्यूक्लिक एसिड में से, वो क्या है, डीएनए। बट इतना आसान नहीं होता है। मेजर डिफरेंस आरएनए और डीएनए में एक और चीज क्या है कि जो आरएनए है वो सिंगल स्ट्रैंडेड है और डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंडेड। अब डबल और सिंगल स्ट्रैंडेड देखो, मैंने जीन एक्सप्लेन करते समय आपको बताया था कि जो डीएनए होता है वो ऐसा कुछ दिखता है। ओके, तो ये डबल स्ट्रैंडेड, यहाँ पे देखो स्ट्रैंड 1 एंड स्ट्रैंड 2। तो ये क्या है आपका डीएनए कैसा है, डबल स्ट्रैंडेड। और ये जो ऐसे घुमावदार पैटर्न है, ओके, दिस सर्कुलर पैटर्न व्हिच यू आर सीइंग, दिस पैटर्न इज कॉल्ड एज हेलिक्स। ओके, हेलिक्स मतलब ये जो ऐसे वो टेढ़ा टेढ़ा जा रहा है, इसको क्या बोलते हैं। तो ये जो डीएनए का स्ट्रक्चर है उसको हम क्या बोलते हैं, डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर। ओके, ये आपका डीएनए। आरएनए कैसा रहता है, आरएनए ऐसा सिंगल होगा, ये डबल था, आरएनए क्या होगा, देखो ये है आपका डीएनए, ये है आपका आरएनए। आरएनए कैसा होगा, ऐसा सिंगल होगा बस, और उसके अंदर अलग अलग न्यूक्लियोटाइड्स होंगे। अब उस पे आते हैं न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं। तो आपको यहाँ तक शायद समझ गया होगा कि डीएनए और आरएनए में डिफरेंस क्या है। ओके, तो एक बार और देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या होता है। पहला न्यूक्लिक एसिड होता है। ओके, अब जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो दो टाइप के होते हैं, एक क्या होता है डीएनए, दूसरा क्या होता है आरएनए। डीएनए क्या है, डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर है, आरएनए क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर। ओके, और मेजर डिफरेंस ये डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। ओके, और आरएनए का कितना है, इतना ही पार्ट है। ओके, और डीएनए का ये पूरा पार्ट है। ओके, तो आरएनए इज राइबोस न्यूक्लिक एसिड और डीएनए आपका क्या है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। यहां तक हम लोग क्लियर हो गए। ओके, अब आगे बढ़ते हैं डीएनए के बारे में। ओके, तो अब जो डीएनए होता है, जो हमारा डीएनए है
ये डीएनए के अंदर एक चीज और आपको याद रखनी है कि जो डीएनए है उसको हमने कैसे दिखाया था कि ये डबल स्ट्रैंडेड है, करेक्ट। ओके, अब ये जो डीएनए है इसमें ना एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। ये स्ट्रक्चर आपका जो क्रॉस जैसा दिख रहा है ना वही है। तो ये ऐसे दो स्ट्रक्चर होते हैं। तो एक्चुअली इसको है ना इस तरीके से दिखाने की जगह मैं आपको स्ट्रेट लाइन में दिखाता हूँ। ये आपका स्ट्रैंड 1 है और ये क्या आपका स्ट्रैंड 2 है। ओके, तो इसको ऐसा इमेजिन करो आप, ये सीधा है। तो ये स्ट्रैंड 1 है, ये क्या है स्ट्रैंड 2 है। अब ये जो स्ट्रैंड 1 और 2 है ये दोनों को ज्वाइन होता है न्यूक्लियोटाइड से। ओके, अब न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं उस पे फोकस करते हैं। 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड होते हैं डीएनए के अंदर। ओके, एक है A, फिर है T, फिर है G और फिर है C। ओके, अब A और T ये क्या है आपका एडिनोसिन और एडेनाइन, और ये क्या है थायमिन, ये गायनोसिन और ये है साइटोसिन। आपको यहाँ पे एक चीज याद रखना है कि जो A है वो हमेशा T के साथ बॉन्ड बनाता है। और कैसा बॉन्ड बनाएगा ये हाइड्रोजन बॉन्ड, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, बिटवीन ए एंड टी। दूसरा क्या है जी और सी, ग्वानोसिन और साइटोसिन। तो जी और सी के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड कैसा बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। ओके, तो ए और टी के कंपेयर में जी और सी का जो बॉन्ड है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अच्छा, ये चीज कहाँ है हो रही है डीएनए के अंदर। आपको एक और चीज याद रखनी है कि ये थोड़ा सा एक्सेप्शन होता है आरएनए में। आरएनए में क्या होता है कि वहां पे टी नहीं होता है। ओके, तो आरएनए अगर होगा, ये चीजें किसके अंदर हो रही है डीएनए के अंदर। ओके, अब अगर आरएनए होगा तो आरएनए में थोड़ा सा डिफरेंस होगा। वहां पे क्या होगा, ए जो है उसके साथ टी की जगह पे यू रहेगा। यू क्या होता है, यूरासिल। ओके, यू इज यूरासिल और बाकी सेम रहेगा। ओके, जी और सी। ओके, तो डीएनए जो है आपके वो किससे बने हुए, 4 फोल्ड से। आरएनए भी उनसे ही बने हुए। ओके, बस वो डबल स्ट्रैंडेड की जगह आरएनए सिंगल होता है और डीएनए जो होता है वो कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है। वहां पे क्या होता है, 4 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। इन पे फोकस करना है आपको, ए टी जी सी। ओके, तो अब देखते हैं। अब समझो कि अगर यहाँ पे ए है, एडेनोसिन का मॉलिक्यूल है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, टी होगा। ओके, और मान लो अगर यहाँ पे टी हुआ तो यहाँ पे क्या होगा, ए। तो दे बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ओके, ए कैन बाइंड विथ ओनली टी, टी कैन बाइंड विथ ओनली ए, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर प्रेजेंस इन ईदर फर्स्ट स्ट्रैंड और सेकंड स्ट्रैंड। चाहे वो पहले स्ट्रैंड में हो, चाहे वो दूसरे स्ट्रैंड में हो, किसी भी स्ट्रैंड पे होने दो, लेकिन ए टी के साथ ही बाइंड करेगा और टी जो है वो ए के साथ ही करेगा। तो ए एंड टी बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स। ओके, ये हो गया। वैसे ही सेम दूसरा होगा जी का। यहाँ पे अगर जी है तो यहाँ पे क्या होगा, सी। ओके, एंड द बॉन्ड विल बी एस्टैब्लिश्ड। लेकिन आपको याद रखना है ए और टी के बीच में कौन से बॉन्ड होंगे, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे। जी और सी के बीच में कितने बॉन्ड होंगे, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। ओके, तो ये जी और सी हो गया। और नेक्स्ट क्या है, अगर यहाँ पे सी हुआ और यहाँ पे जी हुआ तो अगेन यहाँ पे सी हुआ तो यहाँ पे क्या होगा, जी हो जाएगा। तो अब ये जो सीक्वेंस आपको दिख रहा है ए टी जी सी, ओके, ऐसा भी हो सकता है कि एक ही सीक्वेंस जो है वो रिपीट हो जाए। जैसे मान लो टी टी टी, उसके बाद में ए, फिर सी सी। ओके, लाइकवाइज इट कैन गो ऑन। तो ये जो सीक्वेंस है, आप ये 4 सीक्वेंस को देखो ए टी जी सी। अगर हम लोग इन्हीं का 4 का इस्तेमाल करें, जैसे देखो हमारे मोबाइल में कितने नंबर होते हैं, 10 नंबर्स होते हैं। ओके, तो 1 से लेकर के अगर आप 0 तक के सारे नंबर यूज करो तो पूरे देश में हमारी जनसंख्या कितनी है, ऑलमोस्ट इट इज 1.23 बिलियन पीपल। ओके, मतलब कि लगभग सपोज करो 100 करोड़ और 23 लाख लोग हैं हमारे भारत देश में। इतने सारे लोगों को मोबाइल नंबर दिया हुआ है।
तो अब इतने सारे लोगों को नंबर कैसे दे रहे हो? वही बस नंबर का अलग अलग करके अगर 10 बार रिपीट करोगे आप सेम 1 to 10 के बीच में नंबर्स को 1 to 0 के बीच में नंबर सॉरी 1 से लेकर के 9 के बीच में अगर आप रिपीट करोगे तो हम इतने ज्यादा कॉम्बिनेशन बना सकते हैं कि हम सबको दे सकते हैं, वो यूनिक होगा। तो वैसा ही होता है डीएनए के अंदर, वहां पे भी क्या होता है, 4 चीजों को 4 न्यूक्लियोटाइड को लेकर के वो ऐसे कॉम्बिनेशन बनाते हैं कि हर एक जीन एक अलग कॉम्बिनेशन होता है। ओके, और हर एक इंसान जो है उसके लिए एक नए इतने 30,000 आपको जीन बताए थे, तो उतने सारे जीन बनाए जा सकते हैं और उतना लंबा डीएनए सीक्वेंस बनाया जा सकता है। तो डीएनए इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर। ओके, तो हम उसको छोटा छोटा करके जो भी देख रहे हैं ये इसका सिंप्लीफाइड फंक्शन है। आई होप आपको ये पूरा समझ रहा है ATGC सीक्वेंस के बारे में। तो हमारी बॉडी में क्या होता है, जो भी कैरेक्टर्स होते हैं वो सपोज करो कि आई कलर के बारे में हम बोल रहे थे। ओके, तो आई कलर के यहाँ पे क्या होगा, आई कलर के लिए ऐसे ही रिपीटेड सीक्वेंसेस रहेंगे। ओके, जैसे सपोज करो ए है, ए टी सी 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 जी टी ए, तो ये आपका एक कोड बन गया। अब इसको हम कितनी बार रिपीट कर सकते हैं और एक नया यूनिक बना सकते हैं। तो दिस इज नॉट एग्जैक्ट आई कलर का जीन का सीक्वेंस, लेकिन आप ये समझ सकते हैं कि वो जीन के सीक्वेंस होते कैसे। तो बस होता यही है कि आपका जो डीएनए और ये जो भी होगा इसका जो दूसरा स्ट्रैंड होगा ये उसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा। मतलब अगर ये सीक्वेंस है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस क्या होगा, जैसा हमने पहले देखा था, ए है तो क्या रहेगा टी, जी है तो क्या रहेगा सी, वेयर इन केस ऑफ डीएनए। लेकिन अगर आरएनए हुआ तो अलग हो जाता है, ए विल बाइंड विद यू एंड जी विल बाइंड विद सी। अब आप लोग बोलते रहोगे कि सर जो आरएनए है वो तो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, बराबर, तो फिर ये डबल कहां से आ गया? अब आरएनए जो है वो कभी कभी सिंगल स्ट्रैंडेड है लेकिन खुद को कभी कभी बाइंड कर लेता है। तो अगर खुद को बाइंड किया तो यहाँ पे ऐसे बाइंडिंग आ जाएगी। ओके, और तभी अपने को जरूरत पड़ेगी ए की, यू की या जी की और सी की। आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझे रहेंगे। ओके, इसके आगे का जो पैटर्न है वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।